हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 7th डे है, 7वां दिन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, जो कि कहलाता है विशेषज्ञ से संबंधित है। दो चीज़ें आज आपकी क्लियर करेंगे आप। एक तो विशेषज्ञ से संबंधित जो मामले आते हैं, प्रश्न आते हैं वो, और एक शील से संबंधित दो मामले आज आपके क्लियर कर देंगे हम। पहला हम लोगों का टॉपिक है, पहली धारा है। आज लगभग 10 धाराएं हो जाएंगी, 45 से लेकर 45 से लेकर 55 धाराओं तक चलेंगे हम। पहली धारा 45 कहती है विशेषज्ञों की राय। बहुत आता है ये क्वेश्चन कि विशेषज्ञों की राय किस धारा में है, किस धारा में बताया गया है कि विशेषज्ञों की राय जो होती है वो सुसंगत है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तथ्यों की सुसंगति का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज ये टॉपिक भी हम लोगों का सुसंगति से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम धारा पर चलें। जबकि न्यायालय को क्या हो, विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या फिर हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की पहचान के बारे में कोई राय बनानी होती है, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि या विज्ञान या कला या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की पहचान के विषय में जो भी प्रश्न उठते हैं, तो विशेष कुशल व्यक्तियों की जो राय होती है वो सुसंगत तथ्य होती है। और ऐसे व्यक्ति जो उस मामले में कुशल होते हैं, किन मामलों में, विदेशी विधि के मामले हों या विज्ञान के मामले हों या कला के मामले हों या हस्तलेख के मामले हों या अंगुली चिन्ह, ये इतनी बातें आप याद रखेंगे। इन बातों के मामले में जो लोग कुशल व्यक्ति होते हैं, ज़रूरी नहीं है उनके पास डिग्री हो, कुशल व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। ऐसे कुशल व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। पहली बात तो ये आती है कि विशेषज्ञ कौन लोग होते हैं, परिभाषित करिए। तो ये आपको पूरी परिभाषा और किस धारा में है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, खूब प्रश्न आते हैं विशेषज्ञ से संबंधित। तो ये ऐसे विशेषज्ञों की राय जो होती है वो सुसंगत तथ्य होती है। तो विशेषज्ञों की राय पढ़ाई गई है 46 में, और अगर धारा 45 में विशेषज्ञों की राय है, और धारा 46 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, तो जितने भी तथ्य ये विशेषज्ञ बताते हैं, ये हालांकि बाहरी व्यक्ति होते हैं, मगर इनके बताए हुए तथ्य सुसंगत होते हैं। ये भी पूछा जाता है किन मामलों में बाहरी व्यक्तियों की राय सुसंगत होती है। तो ये जो विशेष कुशल व्यक्ति हैं, ये जो विशेषज्ञ हैं, ये लोग बाहरी व्यक्ति होने के नाते भी, होने के साथ साथ या होने के बावजूद भी क्या होते हैं, मामले में सुसंगत कथन रखते हैं। इनकी कथनों को सुसंगत माना जाता है। फिर आप आ जाइए धारा 45 का में। धारा 45 का कहती है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक परीक्षक है और उस परीक्षक ने कोई राय व्यक्त की है, तो उसकी राय को जो है हम लोग न्यायालय में सुसंगत मानते हैं। फिर धारा 47 में आ जाइए, 47। हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, खूब पूछा जाता है किस धारा में हस्तलेख के बारे में राय सुसंगत है। तो धारा 47 में हस्तलेख के बारे में राय सुसंगत है। कैसे सुसंगत है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग देखी और वो देख कर पहचान ले कि हाँ ये उस अमुक व्यक्ति का राइटिंग है, हमने उसे लिखते देखा है या उसके हमने खत पढ़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति की राय सुसंगत मानी जाती है, जिसको कहा जाता है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। तो जब वो व्यक्ति कंफर्म कर दे कि हाँ मैंने उसको लिखते देखा है या मैंने उसका राइटिंग देखा है, तो ऐसे व्यक्ति की राय सुसंगत मानी जाती है। धारा 47 का में आ जाइए। 47 का एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय से सुसंगत तथ्य से संबंधित है। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय किस धारा में सुसंगत है, तो धारा 47 का में सुसंगत है। और किसके कथन सुसंगत माने जाएंगे, प्रमाणित करता, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है उसकी राय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सुसंगत मानी जाएगी। फिर आ जाइए आप धारा 48 में। धारा 48 एग्जैक्टली है, अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। इससे पहले जब हम धारा 13 पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था आगे चल के हम राय की बात करेंगे, वहाँ धारा 48 बताएंगे। तो रूढ़ी के बारे में, अधिकार के बारे में कोई बात
राय व्यक्त करे कोई व्यक्ति तो उसकी राय को सुसंगत माना जाता है। जैसे पुराने व्यक्ति अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, इसको एक दृष्टांत से समझें आप, क्योंकि दृष्टांत आता है पेपर में। दृष्टांत यह है कि किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक मीन्स कोई विशेष, कूप मीन्स कुआं, कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। अगर कोई ये कहता है कि हम लोग या हमारे पूर्वज लोग इस कुएं का पानी पिया करते थे, बताता है, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की राय अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में सुसंगत मानी जाएगी। फिर नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है ये बताया जाता है धारा 50 में। धारा 50 कहती है कि कोई कहीं पर भी नातेदारी की बात आए तो किसी अमुक व्यक्ति की राय सुसंगत मानी जाएगी। जैसे प्रश्न ये उठा कि का और खा आपस में विवाहित थे, तो अगर ये प्रश्न उठता है कि का और खा विवाहित थे या कि नहीं थे, तो आसपास के लोग या उनके मिलने वाले लोग कहें कि हाँ ये लोग पति पत्नी की तरह रहते थे और आपस में पति पत्नी जैसा बर्ताव करते थे, तो इन लोगों की राय जो होती है नातेदारी के बारे में, इनकी राय सुसंगत मानी जाती है धारा 50 के अनुसार। फिर आ जाइए धारा 52 पर। धारा 52 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। जब हम धारा 23 पढ़ा रहे थे इस अधिनियम की, तब हमने बताया था धारा 55 के बारे में, सिविल मामलों से संबंधित होती है, और मेनली धारा 52 और 23 ये दोनों प्योरली सिविल मामलों से संबंधित हैं। इसमें बताया गया है कि अगर कहीं आचरण की बात चले तो सिविल मामले में आचरण कहीं पर भी क्या है, आचरण को साबित करने के लिए जो शील होता है वो विसंगत होता है। मतलब शील का साक्ष्य सिविल मामलों में यूजुअली नहीं दिया जाता है। हाँ, एक जगह है जहाँ ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। कहने का मतलब है कोई ऐसा और तथ्य आ गया है जिसके अनुसार उस व्यक्ति के शील पर आक्षेप लगाया जा सके, वहां को छोड़ दें तो हर जगह सिविल मामले में जो है शील जो आचरण को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है वो विसंगत है। फिर धारा 53 पर आ जाइए। दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। जितने भी दांडिक मामले हैं, आपराधिक मामले में हैं, उसमें पूर्वतन अच्छा शील होने का फायदा मिलता है, सुसंगत होता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए और पहले का उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा है तो उसको अपने पिछले रिकॉर्ड का फायदा मिलता है। तो न्यायालय ये अवधारणा करता है कि इस व्यक्ति ने चूंकि आचरण का सही है कि धोखे में हो सकता है इससे अपराध हो गया हो, तो कहने का मतलब है दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील जो है वो सुसंगत है, उसका फायदा मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है धारा 53 का, जो कि एग्जैक्टली अंतः स्थापित हुई है 2013 में। पहले ये धारा यहाँ नहीं थी साक्ष्य अधिनियम में, 2013 में इसको अंतः स्थापित किया गया है। ये धारा पहले समझ ले क्या कहती है। 53 का इंपॉर्टेंट धारा है। कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का सुसंगत ना होना। जो भी मामले, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, शील, किसी महिला का शील या फिर पूर्व लैंगिक अनुभव कि पहले उसने लैंगिक अनुभव किया है कि नहीं है किया है, ये सब मामले न्यायालय मना करता है। ये तथ्य सुसंगत नहीं माने जाते हैं। किन चीज़ों में, जैसा कि बताया गया इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 का, 354 खा, 354 घा, 354 घा तथा धारा 376, 376 का, 376 का खा, 376 खा गा, मतलब ये घा का ये तमाम 376 से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं सारे उनके खंड का खा वगैरह, इन सब के अधीन अगर कोई अपराध किया गया है और अभियोजन में या किसी अपराध को या अपराध किया गया हो या इन अपराधों को करने का प्रयत्न किया गया हो जो अभी ऊपर बताए गए हैं, तो कोई अगर प्रश्न उठता है कब, महिला की सम्मति के बारे में, तो अगर प्रश्न उठता है तो वहां पर महिला के शील का या ऐसे व्यक्ति के या के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई उपर्युक्त जितनी भी धाराएं वर्णित की गई हैं, चाहे वो 354 के अंतर्गत तमाम धाराएं हों काखागी या 376 के अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति और
जब महिला की सम्मति का मैटर उठे, प्रश्न उठे, तो वहाँ पर क्या होगा, और ऐसा प्रश्न विवादित है, महिला कह रही है हमने सम्मति नहीं दी है और पुरुष कह रहा है सम्मति दी थी, तो अगर ये विवाद उठ रहा है तो वहाँ पर पुरुष पक्ष जो है वहाँ महिला के शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का, सम्मति के मामले में गुणवत्ता का, इन सब का साक्ष्य नहीं देगा। ये सारे साक्ष्य विसंगत माने जाएंगे, ये सारे साक्ष्य सुसंगत नहीं है। फिर धारा 54 पर आ जाइए। धारा 54 एग्जैक्टली साक्ष्य अधिनियम की कहती है, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, उत्तर में होने के सिवाय मतलब क्या है, अगर दांडिक कार्रवाइयों में ये तथ्य हो कि अभियुक्त बुरे शील का है, तो ये तथ्य क्या है, ये विसंगत माना जाएगा। ठीक, आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये बुरे शील का व्यक्ति है। हाँ, यहाँ पर एक अपवाद कह सकते हैं आप कि जब इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वो अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वो सुसंगत हो जाता है। अगर हो सकता है मामला ही शील से संबंधित चल रहा हो, उस व्यक्ति के कैरेक्टर से संबंधित मामला ही चल रहा हो, ठीक, तो क्या होगा, और वो अपना अच्छा कैरेक्टर प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य पेश कर रहा हो, तो वहाँ पर उसके शील को एक सुसंगत तथ्य के बारे में लिया जा सकता है। वरना किसी का भी शील, बुरा शील जो है वो विसंगत है, सिर्फ बुरा शील वहाँ पर सुसंगत मान लिया जा सकता है या माना जा सकता है, या विसंगत नहीं होगा। जहाँ पर अच्छे शील का अगर साक्ष्य ना दिया जाए तो उसका बुरा शील अपने आप सुसंगत हो जाएगा। इसमें दो स्पष्टीकरण से आप बात को समझ पाएंगे। ये धारा उन मामलों में लागू नहीं होती जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विभागिक या विवादित तथ्य है। कहने का मतलब है मामला ही बुरे शील से संबंधित चल रहा है, ठीक, और बुरा शील ही साबित करना है, बुरा शील ही क्या है, विवादित तथ्य है, विभागक है, तो क्या होगा, वहाँ पर ये जो इसका शील है बुरे शील की, ये बुरे शील का व्यक्ति है, ये बात विसंगत नहीं होगी। ये बात आप समझ लें। दूसरी बात, पूर्व दोष सिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। अगर कोई पूर्व दोष सिद्धि ऐसे ही मामले में हुई है जो कि इसके खराब शील, खराब चरित्र को लेकर है, शील को लेकर है, तो ऐसी पूर्व दोष सिद्धि जो कि बुरे शील से के रूप में दोष सिद्धि हुई है, तो वो बुरा शील या पूर्व दोष सिद्धि जो है सुसंगत हो जाएगी, वहाँ पर मना नहीं किया जाएगा। फिर आखिरी धारा आज की आप पढ़ रहे हैं, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाली धारा 55, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। एग्जैक्टली यहाँ पर शक्ति लिख गया है शील की जगह, दो गलतियां आज हुई हैं हमसे, यहाँ शक्ति लिख गया शील की जगह, तो यहाँ पर आप शील कर लीजिएगा। सिविल मामलों में केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव के मामले में शील सुसंगत है। कहने का मतलब है जितने भी सिविल मामले होते हैं उसमें अगर शील की बात आती है तो साधारण ख्याति और साधारण जो स्वभाव होता है आपका, ये सुसंगत होता है। कब? नुकसानी के मामलों में। अगर नुकसानी का मामला हुआ है तो आपकी जो ख्याति है या स्वभाव है उस हिसाब से नुकसानी निर्धारित की जाती है आपके ऊपर। इस तरह के ये मामला आपकी धारा 55 तक हो गई। अगले टर्न पर हम आपको धारा 56 पढ़ाएंगे। इस तरह से आपका ये आज 7वां टर्न हो गया। ये जितना भी मैटर है प्री प्लस मेंस का मैटर है, सारे जुडिशरी एग्ज़ाम, चाहे वो HJS हो, APO हो, या फिर PCSJ हो, या फिर AIBE का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर आप LLB कर रहे हो, सारे लोगों के लिए पर्याप्त नोट्स हैं। इसलिए आप सारे साथियों को ये मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आप क्या करेंगे, हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको लाइन से डे वाइज मैटर मिल जाएगा। डे 12 से लेके अब तक का जो आज का टर्न है आपका, यहाँ तक का, और आगे भी आपको सीरियल वाइज सारी सेक्शंस मिलते रहेंगे। डे 11 तक हमने CRPC पूरी करा दी है, 10 दिन में पूरी CRPC करा दी थी, जो कि हमें लगता है काफ़ी तेज़ करा दी थी, इसलिए हम थोड़ा आपको ब्रेक दे के पढ़ा रहे हैं। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कितना समझ पा रहे हैं, क्या कोई और संशोधन की ज़रूरत है, कोई और हमें चेंज करना चाहिए तो हमें बताएं आप। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस मैटर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।